श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर आज एक बार फिर से अपने कुछ एक्सपर्ट साथियों के साथ अपनी पुरानी जो हमारी सीरीज़ चल रही है कि किस तरह से हमने अपनी मेंटालिटी को, वेलनेस को बैलेंस वे में मेंटेन करके रखना है और इस लाइफ को जीना है। इनके विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों ने बहुत 2-3 सीरीज़ में ऑलरेडी बात की है। आज उसके एक नए एस्पेक्ट से, एक नए पहलुओं से हम बात करने के लिए आज उपस्थित हैं। हमारे साथ मिस्टर शिखर गुप्ता हैं, जो स्पोर्ट्स एकेडमी को रन कर रहे हैं। विशेष तौर पर इनको बुलाया गया है इस बात को समझने के लिए कि जब बच्चे टीन एज में होते हैं और उनको एकेडमी में स्पोर्ट्स की गाइडेंस दी जाती है, ऐसे समय में उनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस डालते हैं और किस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी पर्सनैलिटी को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इन सारी बातों को हम साक्षात तौर पर मिस्टर शिखर गुप्ता से जानने का प्रयास करेंगे। एज़ यूजुअल मैडम मेरे साथ रहेंगी। हम दोनों मिलकर आपसे मनोवैज्ञानिक तौर पर, इमोशनल तौर पर और कीपिंग इन व्यू द एज फैक्टर इन विच दीज टीनेजर्स दे आर गोइंग टू अकेडमीज हम बातचीत करेंगे। तो हम आज इस एस्पेक्ट को एक डिफरेंट एंगल से जानने का प्रयास करेंगे। जी मैम, आप बात करें। Thank you, sir. Thank you. So first of all, I'm very happy today कि हमारे को शिखर सर को यहाँ सबके सामने लेकर आने का मौका मिला। He is a fantastic personality and very well rewarded, very well awarded for his contribution जो इन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए जो अपना एक योगदान दिया है। मैं चाहूँगी कि शिखर सर अपना एक इंट्रोडक्शन दें एंड देन विल बिगिन दी प्रोग्राम। जी शिखर जी। Thank you, ma'am. So, I run a small academy by the name of Combat Hall. So, it's a martial arts academy. Sports, I would say, is probably 10% of martial arts. And this is a platform where people can develop their mental and physical wellness. So, they get mentally strong, and once they're mentally strong, physical just is taken care of. So, it's just a platform. So जहाँ पे बच्चे बड़े सब लोग आ सकते हैं एंड दे डेवलप दैट रेजिलियंस कि लाइफ में गिव अप नहीं करना है, थोड़ी बहुत चीज़ों से परेशान नहीं होना है। सो एंड दैट हैज़ बीन द सक्सेस। आई मीन ऑल द अवार्ड्स एंड बाकी सब चीज़ें अलग हैं, बट जब स्टूडेंट्स अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे कुछ चीज़ें उनको लाइफ में इतनी परेशान करती थी कि बच्चे तक बोलते थे कि हम सुसाइड करना चाहते हैं, बड़ों की तो बात छोड़ दीजिए। सो नाउ अब कुछ साल जब साथ में लगाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सो अब वही चीज़ें उनको हंसी सी लगती है कि हम ऐसा सोचते थे। सो आई थिंक दोज आर द बेस्ट अवार्ड्स विच आई हैव सीन। एंड सो एज अ बैकग्राउंड, सो आई हैव बीन पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल टीम फॉर मार्शल आर्ट्स। सो आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 2018 इन यूरोपियन चैम्पियनशिप्स। लास्ट ईयर I got a state championship in kickboxing Haryana, and my background was marketing, so I've got Dada Saheb Phalke Award for best advertisements, and I've been jury in FE awards. So a lot of marketing, that's my marketing background. So I was heading marketing for Videocon Industries. It's like one of the largest, back then it was one of the largest companies in India. So yeah, so that's my background, and really, so I chose this path because this gives me more peace than running around. So yeah, so peace for interacting with people, देखना उनको की progress हो रही है. So creating my own little universe, so it's very peaceful for me to do what I'm doing. शिखर जी, हमें ये बात बताएं
keeping in view your own experience, what do you think is the appropriate age for any child to join your academy, which you feel that experience is going to last long in their life? What do you say about जब सबसे जो फॉर्मेटिव ईयर्स है सर, व्हेन किड्स फ्रॉम से वाइल्ड किड्स कैन स्टार्ट, वो 4-5 साल से भी शुरू कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट इज़ मोर फॉर डेवलपिंग दैट रिस्पेक्ट एंड अदर थिंग्स. Right. लेकिन जो एक्चुअल फ़र्क पड़ना शुरू होता है वो फ्रॉम 7-8 ईयर्स टू 13-14 वाला जो एज ग्रुप है, हाँ. वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं मैंने बच्चों में. Okay. क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है जहाँ पे बच्चों पेरेंट्स के नो से परेशान हो चुके होते हैं. सो दे स्टार्ट, वो थोड़ी बहुत बुलिंग भी दिखना शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम्स भी लाइफ की दिखना शुरू हो जाती हैं. सो उस एज ग्रुप में जब बच्चे आते हैं, सो वो चेंजेस हमने सामने उनको दिखना शुरू होती हैं कि कैसे उनको हेल्प मिल रही है, कैसे वो चैलेंजेस से लड़ रहे हैं. उन्हीं चीज़ों से जब आते थे तो उन्हीं, अगर किसी ने हल्का सा टच कर दिया तो आंखें लाल हो जाती थी, गुस्सा आ जाता था. बाद में उन्हीं चीज़ों पे वो स्माइल कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं. सो वो आई थिंक 7 to 14 वाला जो एज ग्रुप है, Okay. सो आई थिंक दैट इज़ दी 7-8 ईयर्स इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर रियल चेंजेस टू टेक इफेक्ट. Okay. छोटे वाले भी आ सकते हैं, बट दैट इज़ मोर टू डेवलप डिसिप्लिन एंड Right. स्टार्टिंग पॉइंट बस. So, in other words, once they start recognizing their own physical personality, then this training is required where they understand checks and balances as well. यस सर, फिजिकल भी और मेंटल भी. Yes. हम देखते हैं जब तक छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो अपने आप को ये नहीं बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है. लाइक वो बोलते हैं शिखर भूखा है, मम्मी खाना दो. सो लाइक तब तक उनकी वो उतनी ईगो एसोसिएट नहीं हुई होती है. Yeah. तब तक वो अपने आप को अलग एक आइडेंटिटी ट्रीट कर रहे होते हैं. बट जैसे जैसे वो 7-8 तक आते हैं, सो देयर इज़ लॉट ऑफ आई, मैं, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बुरा लगा, मुझे किसी ने ऐसा बोला. सो आई थिंक वहाँ पर एज यू सेड फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल वो एसोसिएशन बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. Right. Right. लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, हाँ. जो दोनों ही प्रॉब्लम है. जी. लाइक्स भी प्रॉब्लम है और डिसलाइक्स भी प्रॉब्लम है, दोनों ही चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं बाद में. राइट. सो सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोगों ने आजकल के हमारे इस सोसाइटी में हम ऐसा नोटिस कर रहे हैं, जैसे आपने भी ये मेंशन किया कि बच्चों के अंदर ना एक सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं. मैं ऐसा मानती हूँ, बेस्ड ऑन माय ओवरऑल एक्सपीरियंस, कि चाइल्डहुड ट्रॉमास एक ऐसा छाप एक बच्चे के पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी में छोड़ देती हैं जो लाइफ लॉन्ग तक रहता है. जी. तो आपके पास जो टीनेजर बच्चे आते हैं, उन टीनेजर्स के ओवरऑल, जैसे आपने कहा कि बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है ये. सो इस पर्टिकुलर फेज़ में हम कैसे उनको उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको सही तरीके से एड्रेस करने के लिए, और इस एज ग्रुप में एक जो एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है या एक अप्रोप्रिएट कनेक्शन, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, अपने जो इमोशंस हैं, उनको बैलेंस करने के लिए वो सब कुछ ज़रूरी है. तो ये ओवरऑल जो काम आप करते हैं बच्चों को ग्रूम करने के लिए थ्रू मार्शल आर्ट्स, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देता है, एक सेल्फ डिफेंस की टेक्निक भी है, सो आप इसे कैसे देखते हैं और कैसे आप हैंडल करते हैं इस चैलेंज को? सो मैम, एक तो पॉइंट है यहाँ पे ट्रॉमा का. जो ट्रॉमा किसी के साथ भी कभी चीज़ें हो सकती हैं, सो बच्चों के साथ भी हो सकती हैं. सो आई विल गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. सो एक बच्ची आती थी हमारे पास. सो उसका ओरिएंटेशन, शी वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड गर्ल्स, तो वो नेचुरली उसको गर्ल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहता था. अब जब वो चीज़ें उसके पेरेंट्स को पता चली तो पेरेंट्स ने मारना पीटना शुरू कर दिया. सो अब एक बार 2 बार हुआ तो फिर वो सुसाइडल थॉट्स, हाथ काट लेना, ये वो सब चीज़ें. अब ये बच्चे मेरे से बड़े क्लोज रहते हैं तो मुझे आके शेयर करते हैं ये सब चीज़ें. सो अब इस पर्टिकुलर बच्चे से मैंने बात करी, तो मैंने पहले सोचा पेरेंट्स से बात करूं. फिर मुझे लगा कि इसके साथ 2 प्रॉब्लम है. एक तो इसके साथ जो हो रहा है, जो इसके मेंटल बॉडीली चेंजेस चल रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है. दूसरा, जिस तरीके से उसको पेरेंट्स हैंडल कर रहे हैं कि बात करने की जगह, समझने की जगह वो सीधे कि नहीं ये तो गलत है और पिटाई शुरू होगी.
तो वो एक ट्रॉमा पे एडिशनल ट्रॉमा, जो बुद्धा बोलते थे वन फर्स्ट एरो फिर सेकंड एरो, वो सेकंड एरो और जोर से लग रहा है। सो अब यहाँ पर फिर हमने उस बच्चे के साथ जब थोड़ा बहुत बातें शुरू करी, तो मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तो बोली मेरा प्रॉब्लम ये है कि कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दुनिया में कोई मुझे नहीं चाहता है। सो दैट इज़ हर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे, कि मुझे कोई नहीं चाहता है, बिकॉज ऑफ वॉट आई एम मुझे कोई नहीं चाहता है। सो मैं कहा तुमको अगर तुम ये वाला पार्ट हटा दो अपनी लाइफ से तो बाकी तो ठीक है। तो मैंने कहा ये वाले पार्ट से तुमको तुम्हारी सफरिंग कैसे आ रही है? तो बोले मुझे क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा तुम्हें वो एक्सेप्टेंस क्यों चाहिए? अभी तो छोटे हो, जब बड़े हो गए तब ठीक है। अभी कैसे उस चीज़ों से तुम्हारा फ़र्क पड़ रहा है? अभी फ़र्क ये पड़ रहा है कि जैसे मैंने पेरेंट्स से शेयर किया तो उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। तो मैंने कहा आप पेरेंट्स से ये भी तो बोल सकते हो कि मुझे ऐसा अभी लगता है, आई विल कीप शेयरिंग विद यू जैसा मुझे लगेगा, बट मैं ऐसा अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी तो हम छोटे ही, अभी तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ना अभी शादी करने जा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। सो और अगर कोई आपको कुछ बोलता है सो कैन यू जस्ट ट्रीट इट लाइक कि ये उनकी अपब्रिंगिंग है, जो एक जनरेशन पहले के लोग हैं उनके लिए तो ये सब चीज़ें बहुत अजीब सी हैं। तो कैन यू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड लेट देम बी हाउ देयर रिएक्ट। अब उस रिएक्शन को इतना ज़्यादा नेगेटिव मत लो। सो ऑल दिस कन्वर्सेशंस एवरी डे। फिर एक दो जो उसके क्लोज फ्रेंड थे उनके साथ हमने बात किया, सो उनको नोटिस करवाया कि जब इसको बहुत बुरा लगे सो प्लीज़ जस्ट, हमने क्या किया उसके साथ एक गेम बना दिया कि जब कभी बहुत बुरा लगे तो एक ना कॉपी उसको दी, उस पर एक मार्क ऐड कर देना कि आज का क्या स्कोर है। सो हम उस पर स्कोर, हम वो आती थी तो उससे पूछते थे आज क्या स्कोर है। सेंसे पूछो ही मत, सेंसे ही बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट सेंसे बोलते हैं, सेंसे आज तो स्कोर पूछो ही मत, आज तो 100 के भी ऊपर निकल गया है। तो फिर हम स्टूडेंट से और जो उसके खास दोस्त थे उससे हमने पूछा कि इससे बीच बीच में स्कोर पूछ लिया करो। अब स्कोर पूछने से क्या होता है, उसको रिकलेक्ट होना शुरू हो गया कि मुझे आज 10 बार बुरा ऑलरेडी लग चुका है, मतलब कितनी बार लग चुका है। सो फिर अब वो धीरे धीरे वो चीज़ें ऐसी आई कि वो स्कोर कम होना शुरू हुआ, कि उसको आइडेंटिफाई ये होने लगा कि उन्होंने तो सिर्फ मुझे बोला है, बट मैं जो उसको प्रोसेस कर रही हूँ बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग वो मेरी प्रॉब्लम है। वो धीरे धीरे 1-2 साल लगे लेकिन वो आइडेंटिफाई हुआ। सो फिर वो चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गई। फिर वो स्कोर, अभी तो वो बच्ची नहीं आती है कि बाहर है कहीं, अब मैं ऐसे ही प्यार से स्कोर पूछता हूँ तो वो 1-2 में 3-4 में ही स्कोर रहता है, जो 100 के पार रहता था। तो इससे चेंज, सो चेंज एक अच्छे ही एनवायरनमेंट से आता है। और आई थिंक जो डिफरेंस बिटवीन पेन एंड सफरिंग समझने से आता है। सो एक बड़ा अच्छा हम लोग एग्जांपल अक्सर हम लोग एकेडमी में डिस्कस करते हैं कि जैसे हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे को पंच भी मार रहे हैं, किक भी मार रहे हैं, तो मैं बच्चों को पूछता हूँ दर्द हो रहा है, तो बोलते हैं हाँ हो रहा है। मैंने पूछा इतना ही जो तुम्हारा, जो स्कूल में कोई तो होगा जिसको तुम नहीं पसंद करते होगे? बोले हाँ। हमने कहा अगर वो इतना ही जोर मार दे तो उसका आधा भी मार दे। बोले फिर तो महाभारत ही होगी रिपीट। हाँ, फिर तो या तो तुरंत लड़ाई होगी या तो फिर बहुत दिनों तक वो दिमाग में रहेगा, उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मैंने कहा चोट तो उतनी ही लग रही है या फिर उससे कमी लग रही है, उसको तो मारना भी नहीं आता होगा, आप लोगों को तो अच्छे से मारना भी आता है। तो देन दे रियलाइज़ कि हाँ एक चीज़ होती है पेन और दूसरी चीज़ होती है सफरिंग, कि जो हम अपने दिमाग में उससे क्रिएट कर लेते हैं। सो जब बच्चों ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर लेते हैं, सो एक बहुत बड़ी विक्ट्री मेरे लिए हो जाती है कि अब बच्चों को समझ में आ गया है कि विच पार्ट इज़ पेन, जो कि आना ही आना है। कभी गिरेंगे, कभी लड़ेंगे, कभी चोट लगेगी, कभी कुछ बोलेगा, बट हमें कितना सफ़र करना है वो हमारी चॉइस है। वो थोड़ा थोड़ा बच्चों को ना ट्रेनिंग के साथ समझ में आ जाता है, एंड दैट हेल्प्स। एंड ये जो एज ग्रुप है टीनेजर्स का जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा फेज़ है जो ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ उनका एक बिहेवियर, उनका एक एटीट्यूड, उनका इस दुनिया के साथ, इस समाज के साथ, इनके लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ एक कनेक्शन जो है ना, वो किस तरीके से वो बनाएंगे। या वो क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे या वो खुल के अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये वो फेज़ है जिस पे आज हम फोकस कर रहे हैं। इसी बात को मैं अगर दूसरे ढंग से कहूँ कि ये वो उम्र है जिसमें जो पर्सनैलिटी में गांठें पड़नी हैं वो पड़ जाती हैं। बिल्कुल, वो पॉजिटिव ढंग से भी निकल सकती हैं आगे और नेगेटिव ढंग से भी निकल सकती हैं। बिल्कुल सर। तो आई एग्री विद हर कि इट इज़ ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एज एंड स्टेज, जबकि कोई भी ऐसी गांठ
अब आपने जो एग्जांपल दिया कि बच्चों से आपने हिट करके पूछा कि भाई ये कितने का आपके लिए पेनफुल और यहाँ सफरिंग है, तो वो धीरे धीरे आइडेंटिफाई करके डिस्टिंक्शन करने लगे। अब इसी बात को अगर हम आगे तक ले जाएं तो आप देखिए, फॉर गर्ल्स टू हैव देयर फैमिली लाइफ with their mother-in-law and father-in-law and with in-laws, अब उसको समझ आने लगती है कि मुझे इनका जो कुछ भी कहा हुआ है ये परमानेंटली सहना है, तो मुझे इसकी कितनी तकलीफ़ महसूस करनी है। ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि यहीं से समझ आनी शुरू हो जाती है। करेक्ट। एक ये बताएं कि आपकी एकेडमी में गर्ल्स बॉयज़ की कोई आपने डिस्टिंक्शन रखा हुआ है या इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन? या किस रेशो में अभी बच्चे हैं आपके Yes. पास? ओपन है सर। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि साथ में ट्रेनिंग हो, यस। क्योंकि अगर सिर्फ गर्ल्स की ट्रेनिंग होगी तो उनको एक तो अगर सेल्फ डिफेंस पर्सपेक्टिव से समझें हाँ। तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि कोई लड़की किसी लड़की को परेशान करने आएगी। यस। मोस्टली कोई लड़का ही आएगा और उनसे स्ट्रांग ही आएगा। जी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग करें और अपने से स्ट्रांग लोगों के साथ ट्रेनिंग करें। और सो हमारे सारे बैचेस मिक्स होते हैं, सो एडल्ट्स के हों या बच्चों के हों, इट्स ऑलवेज मिक्स बैचेस। अच्छा हेल्दी रेशियो रहता है। ओके। बच्चों में तो लड़कियां ज़्यादा रहती हैं, जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं वैसे हम देखते हैं कि लड़कियां कम होती रहती हैं। ओके। तो ये So, हमने ड्रॉप आउट देखो यहाँ पे हाँ, कितना इम्पोर्टेंट एज के पॉइंट, साथ लड़कियां कम होती रहती हैं। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने ये बताया। हम जब ड्रॉप आउट्स की बात करते हैं ना, खासकर लड़कियों के लिए, तो वो ड्रॉप आउट्स जो है वो सिर्फ एक मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम को लेकर नहीं है या एजुकेशन के नहीं। सेक्टर में नहीं है, लेकिन जो ड्रॉप आउट्स हमने देखे हैं वो हर एक सेक्टर में हम लड़कियों के लिए खासकर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि क्यों हम वो पैरामीटर्स उन लड़कियों के लिए ही बनाते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके के ज़िंदगी में आगे बढ़ने के पाथ पे हम उनको जाने से क्यों रोकते हैं। ये एक सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस अपने आप से इस सवाल को करे और इस जवाब को अपने परिवार में, अपने लाइफ के स्टाइल में जो आप जी रहे हो, जो आप अपने बच्चे को दे रहे हो, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे जो पीढ़ियों से होती आई हैं, और वही दर्द, वही पेन, वही सफरिंग्स हम आज भी अपने बच्चों को और खासकर लड़कियों को पास ऑन कर रहे हैं। अब ड्रॉप आउट्स पे जैसे हमारी बात हुई, सो कुछ मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाह रहा था। जैसे एक तो होता है पेरेंट्स का प्रेशर एजुकेशन को लेके। आजकल बच्चे भी अपने आप पे बहुत प्रेशर ले रहे हैं। सो इतना कंपटीशन है, वो देख रहे हैं दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं। सो अब मैं दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स के आपको एग्जांपल देता हूँ। सो कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जो क्लास 10th आए, 11th आया, अब वो ऑफकोर्स उनको कोचिंग भी करना है, स्कूल भी करना है, तो वो ट्रेनिंग का टाइम कम हो गया उनका, लेकिन वो आते रहे, चाहे वो वीकेंड्स पे आए बट आते रहे। और एक दो ऐसे बच्चे थे जो बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सब ट्रेनिंग छोड़ दी, घर से निकलना छोड़ दिया, बिल्कुल हाइबरनेट हो गए और सिर्फ कोचिंग, सिर्फ पढ़ाई करी। सो अभी हमारा एक ऐसे ही अच्छा एक बच्चा था, लड़का, बहुत ही बढ़िया पहले ट्रेनिंग करता था, फिर वो एकदम से हाइबरनेट हो गया। जैसे ही क्लास 10th में आया वो हाइबरनेट हो गया। तो अभी थोड़े दिन पहले मेरी उसके पेरेंट्स से बात हो रही थी, मैंने कहा कैसा कर रहा है? 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं जेई के। सो अब 3rd अटेम्प्ट में ये हालत हो गई कि उसका ब्रेन फ्रीज हो गया एग्जाम लिखने से पहले। सो आधा 40 मिनट वो उसने सिर्फ पेपर को देखा, उसको कुछ समझ नहीं आया, रख के वो उठ के चला, नहीं हुआ उससे। सो अब इतना ज़्यादा लोड अपने ऊपर ही ले रहे हैं बच्चे। सो मैं जो मेरे ही एक्सपीरियंस में जो मैं छोटा सा एक सैम्पल सेट देख रहा हूँ, जिन बच्चों ने बिल्कुल भी हाइबरनेट हो गए, अब उनको देख के भी ऐसा लगता है कि वो कितनी टेंशन में है, कितना लाइफ ख़राब हो गई है, मुंह बिल्कुल ऑल द ग्रेस हैज़ गॉन, ऑल द एनर्जी हैज़ गॉन। वही जो लोग कुछ ट्रेनिंग कर रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, तो मुझे मैसेज करते हैं कि रनिंग कर लिया आज से, आज हमने ये एक्सरसाइज कर लिया, हफ्ते में 1 दिन आ गए, 2 दिन आ गए। वो बच्चे बड़े कामली एग्ज़ाम्स हैंडल कर रहे हैं और मार्क्स में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो ट्रेनिंग करने आ रहे हैं उनके भी मार्क्स और जो नहीं आ रहे हैं मार्क्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन जहाँ पे क्रूशियल एस्पेक्ट आता है, कोई बड़ा एग्ज़ाम आता है, वहाँ पे जब आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, फिजिकली इन्वॉल्व हो, कुछ नया सीख रहे हो, तो वो ना उनको एक एज मिल जाता है। मेंटली दे आर शार्पर एंड दे आर एबल टू डील दोज हार्डशिप्स, दोज एग्ज़ाम्स मच बेटर। और कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं करना है,
छोटे बच्चों के, मैंने देखा है क्लास 7th 8th के कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों, नहीं अब तो एग्जाम आने वाला है सर, अब ये ट्रेनिंग आएगा ही नहीं 5-6 महीने। सो मतलब वो क्या है मैसेज हम दे रहे हैं कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए तो हाइबरनेट हो जाओ, कहीं पे छुप के बैठ जाओ, प्रॉब्लम आ गई अब, एंड ऑफ, बाहर नहीं निकलना है अब। सो आई थिंक दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्शल आर्ट्स ही सीखना है, सो सम एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ में लगे रहेंगे विदाउट टेकिंग अ पॉज, हम माइंड को फ्रेश भी नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग आउट, नॉट टेकिंग फ्रेश एयर, वो सो लेफ्ट ब्रेन ही चल रहा है, राइट ब्रेन यूज़ ही नहीं हो रहा है, राइट ब्रेन ही चल रहा है, लेफ्ट यूज़ ही नहीं हो रहा है। सो इट इज़ लॉन्ग टर्म में इट इज़ अ कॉज फॉर एकदम क्राइसिस सिचुएशन आने वाली है, बिकॉज आपने बिल्कुल अपने आप को शट डाउन कर लिया है और कुछ नया आ नहीं रहा है, नए न्यूरॉन्स फायर नहीं हो रहे हैं, एंड ऑफ बहुत बुरी हालत है। मैं बच्चों को देख ही रहा हूँ, मतलब इतना प्रेशर अपने आप से ले रहे हैं, कुछ तो पेरेंट देते हैं और काफ़ी सारे बच्चे भी अपने आप से इतना प्रेशर ले रहे हैं, और इवेंचुअली उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ हल्का फुल्का स्पोर्ट्स, थोड़ा एक्टिविटी कर रहे हो, सो इट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रिजल्ट्स इन व्हाटएवर यू आर डूइंग इन लाइफ। एक्चुअली अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट शिखर जी ने इस समय हमसे शेयर किया कि सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर जो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चों के साथ कि वो उसमें फोकस करें, और वो बच्चे जो कंपटीशन के प्रेशर्स को बहुत बड़ा सा एक अम्ब्रेला बना लेते हैं अपने दिल दिमाग के अंदर कि मुझे बस ये कंपटीशन क्रैक करना है, इसके अलावा तो शायद लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो वो जो एनर्जी है जिसको यूटिलाइज़ करना, जिसको राइट तरीके से चैनलाइज करना, लाइफ में एक कहते हैं ना रिजिलियंट होके जीना, ये सारे जो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं छूटते चले जाते हैं। और चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो किसी भी तरीके की फिज़िकल एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है, थोड़ी देर का पॉज, थोड़ी देर का ब्रेक हमें रीजनरेट करने के लिए हेल्प करता है, ना कि हमारी स्टडीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। शिखर जी, आपने अभी ऑफिस में बैठे हुए एक एग्ज़ाम्पल कोट किया था, मैं उसकी एक्सटेंशन करना चाहूँगा। आपने ये जिक्र किया कि किस तरह से कुछ पेरेंट्स हर एक बात पे बच्चों को ना करते हैं जी, दे से नो टू एवरीथिंग विच देयर चिल्ड्रन वांटेड टू हैव इट। करेक्ट। आप देखें, इसका एक एग्जाम्पल, जो लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, वो मोहन राकेश एक नाटककार हुए हैं, बहुत प्रोमिनेंट उनका एक नाटक रहा है जिसका नाम है आधे अधूरे। वो उसमें एक ऐसे हीरो का कैरेक्टर बुनता है मोहन राकेश कि उसकी वाइफ उसको हर चीज़ के लिए टोकती है और अपने हस्बैंड को वो एहसास करा देती है कि तुम बहुत से ना का कुल जोड़ हो, तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं रहती, तुम स्मार्ट नहीं लगते, तुम टाइम पे नहीं पहुंचते। वो इतना ज़्यादा ज़िंदगी में नेगेटिव सुनता है, तो एक बार वो किरदार, वो जो हीरो है, वो अपने अंदर में एक एक्सप्लोजन महसूस करता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि जब मैं कभी अपने आप को तुम्हारी नज़र से देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत सी ना का कुल जोड़ हूँ। मैं कोई भी चीज़ ऐसी सोच नहीं पाता जिसको मैं कर पाऊँ और जहाँ पर मुझे ये एहसास ना डसता हो कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। तो कहने का भाव ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक वो प्ले है और बड़ी चर्चा है उस प्ले की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार आप देखिए कितनी लाइफ में छोटी छोटी बातें सरक के किसी आदमी के व्यक्तित्व को ऐसा घड़ देती है कि वो फिर अपने आप को सिर्फ उसी खांचे में फिट महसूस करता है और कहीं भी बाहर वो नहीं जा सकता। अक्सर ख़ास तौर पर गर्ल्स के पेरेंट्स कई बार इतनी रेस्ट्रिक्शन रखते हैं अपने बच्चों पर कि
उनके बच्चों को लगने लगता है कि अगर मैंने हवा को भी छू लिया तो हमारे माँ बाप ने तो मना किया था कि ये नहीं छूना, ये नहीं करना, तो वो सारी उम्र ये बात उनको तंग करती रहती है। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विच आई फील। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि इसका हल क्या है, तो हल मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को इतने गट्स, इतनी फीलिंग आनी चाहिए कि कुछ चीज़ें बच्चे एक्सपीरियंस करके ही सीखेंगे जी। चाहे वो इसमें थोड़ी बहुत मात खा जाएं, कोई बात नहीं, जो गिरते हैं वही फिर उठ के संवरते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये एस्पेक्ट भी पेरेंट्स को, क्योंकि आजकल सबके बहुत महंगे महंगे बच्चे हैं, एक है दो है, तो वो हर एक चीज़ से उनको बचा के रखते हैं। टच मी नॉट वाला जो कंसेप्ट है वो कई बार बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो जाता है। ओवर प्रोटेक्टिंग एटीट्यूड, या ओवर प्रोटेक्टिंग एटीट्यूड जो पेरेंट्स का है अपने बच्चों के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बजाय इसके कि उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इवन सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी कहीं ना कहीं वो बैरियर का कारण बन जाता है। मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। यस। सो पहला जो आपने बोला नो वाली चीज़, या सो अब बाकी बच्चों का तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अपने बेटे का ले सकता हूँ। सो अब वो कुछ भी पूछता है तो मैं घर पे पहले देखता था कि गेम खेलने जाऊँ, नो, ये जाऊँ, नो, तो मेरे पास आता था, पापा मुझे हर चीज़ में नो ही बोला जा रहा है, हाँ, मैं जो पूछता हूँ सब चीज़ नो है, क्या है। तो अब मैं बाकियों को भी समझाता हूँ, लेकिन जब वो मेरे से कुछ पूछता है तो मैं उसको, जैसे वो पूछता है कि पापा ये लोग ना सामने मार्केट तक जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, तो मैं बोलता हूँ कि कृष्ण देखो, जा सकते हो, रोड क्रॉस करोगे, आर यू श्योर यू कैन क्रॉस रोड, प्रॉब्लम हो सकती है, ये बच्चे जाके वहाँ पे कुछ उल्टी सीधी चीज़ें भी कर सकते हैं, सिगरेट भी ले सकते हैं, तो तुम उनके साथ जाओगे, तुम्हारे ऊपर ये इन्फ्लुएंस आ सकता है, और इसलिए हम लोग मम्मी दादी इसलिए आपको नो बोलती हैं, बाकी आप अपनी कॉल लो। इतनी टेंडर है ना, तो बाकी आप अपनी कॉल लो। तो अब ये सब सुनने के बाद वो बोलता है कि मैं समझ गया, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। नहीं करना। सो आई सेड ओके गो। सो हर एक चीज़ में अब मैं उसको येस और नो में आंसर देना बंद कर दिया मैंने। अब वो मुझे कुछ पूछता है तो मैं उससे डिस्कस करता हूँ। yes. सो मेरी एक मेंटर है, नसरीन नाम है उनका। सो मैं जब भी परेशान होता था उनके पास जाता हूँ, तो वो ना कभी मुझे येस नो में आंसर नहीं करती, वो मेरे से क्वेश्चन ही पूछती रहती हैं। तो मैं भी बच्चों से उन्हीं से सीख के क्वेश्चन ही पूछता हूँ कि अच्छा ये पूछ रहे हो तो ये चाहिए आपको, पापा मुझे ये चाहिए, अच्छा ये चीज़ क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए, ये मिल गया तो क्या होगा, ये होगा, ये नहीं मिला तो क्या होगा, ये हो गया। तो मैंने कहा अगर ये हम तुमको दिलाएंगे तो इतने पैसे खर्च होंगे, या फिर ये होगा, हमें लगता है कि आपका ये टाइम इतना ख़राब होगा, और दिलाएंगे तो ये होगा, नहीं दिलाएंगे तो ये होगा। सो हम दोनों एस्पेक्ट उसको बता देते हैं। अब आप डिसीजन लो। कई बार वो गलत डिसीजन भी लेता है, सो आई लेट हिम टेक, कोई बात नहीं, लो। जैसे सर ने बोला कि कई बार चीज़ें गिरने के बाद ही समझ में आती हैं, मैंने कहा लो। ऑफकोर्स कोई बहुत ही कुछ उल्टा सीधा हो रहा होगा तो यस, एज अ पेरेंट हमारा काम है। एज अ पेरेंट हाँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम हो गया मैं उसको नो नहीं बोलता हूँ। अगर कुछ बोलना भी है तो बस थोड़ा कृषिन इतना सफिशिएंट हो जाता है, और उसको समझा देते हैं, प्लस माइनस समझा दिए, लेट देम टेक देयर डिसीजन। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा नो बोल देते हैं कि बच्चों को लगता है कि ये जो स्पेस है ये मेरे लिए बड़ी ना टॉक्सिक स्पेस है, यस, मैं कुछ भी करूँगा तो यहाँ से नो ही आना है। तो हम कोई और स्पेस ढूंढते हैं जहाँ पे येस आता है। वो दूसरी स्पेस कौन सी होती है? वो दोस्त जो सारे बुरे काम करते हैं। सो वो स्पेस लगती है कि वो हमारी स्पेस है, क्योंकि वहाँ पे कोई नो नहीं है। उन दोस्तों के पास सब कुछ येस है। कुछ गंदा पीना है, येस। सिगरेट पीनी है, येस। वहाँ पे हर चीज़ येस है। अब अगर हम घर पे भी वो चीज़ें हमने नो नहीं बोले हर बात पे, तो वो हमसे भी शेयर करेंगे। तो मुझे लगता है एक तो वो नो हो गया। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो जो हम बच्चों जो पैम्परिंग वाली आपने बात करी। अब कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जब बैठ के क्लास देख रहे होते हैं,
एक दो बार ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे के कुछ लगा, किक पड़ गई, तो पेरेंट दौड़ते दौड़ते क्लास के बीच में आ गए। मैं एकदम नो बोल देता हूँ कि स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, आप बाहर रहिए। हम लोग ट्रेंड हैं हैंडल करने के लिए, और हम बच्चे को नहीं उठाते हैं जब तक कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए। वैसा कुछ होता भी नहीं है। अपने आप उठने दीजिए बच्चे को। अगर वो गिरा है तो अपने आप खड़े होने दीजिए उसको। जब खड़ा हो जाए, जैसे एक दो बार क्या हुआ कि किक लगी बच्चे को, अब बच्चा गिर पड़ा एकदम से। अब पेरेंट्स भागते भागते अंदर आ गए, अरे 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 ये क्या हो गया। हम बाहर भेज देते हैं, आप बाहर जाइए प्लीज़, बाहर जाइए। अब वो बच्चा अपने आप खड़ा होता है तो हम उससे बोलते हैं, क्या हो गया, लगी, चोट लग गई, यू वॉन्ट टू गिव अप, नो, कैन यू फाइट फॉर 5 more seconds, यस। अब वो 5 सेकंड और लड़ने के बाद ना उसको ये लगता है कि मैंने गिव अप नहीं किया। यस। सो वो कॉन्फिडेंस उसकी लाइफ में आता है कि आज मैंने गिव अप नहीं किया, और मैं ऐसी चीज़ों पे आगे मैं गिव अप नहीं करूँगा। वो मेरा मेंटल बैरियर है। और गिव अप ना एक इतनी बढ़िया चीज़ होती है कि एक बार हमने अगर किसी चीज़ पे गिव अप कर दिया ना, तो हमारे माइंड के लिए वो ना लिमिट हो जाती है कि इतनी किक मेरे पड़ी, इतना चोट मेरे लगी, तो ये मेरा गिव अप है। इतनी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई तो ये मेरा गिव अप पॉइंट है। और जैसे ही हम उससे बाहर हटना शुरू करते हैं ना, तो वो हमारी मेंटल ट्रेनिंग शुरू होती है गिव अप ना करने की। छोटे बच्चे गिर गए, तुरंत पेरेंट्स उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं उठाना, लेट देम गेट अप, अपने आप उठने देना, चोट लगने देना है थोड़ी सी। सो ये ट्रेनिंग बहुत छोटे पर से शुरू हो जाती है, और हम वो डिफरेंस देख लेते हैं। जो बहुत एक्स्ट्रा पैम्पर्ड बच्चे हैं ना, वो छोटे से भी जरा सी चीज़ से ऐसा आकाश हिला बवाल देंगे। उठाते हैं। हाँ, तो वो हमें समझ में, वो अब देख के मुझे समझ में आता है कि मतलब इनको हर बार गिरने पे किसी ने उठाया है, यस। अपने आप उठने नहीं दिया है। सो सेकंड पार्ट ये था। सो एक तो मैंने उससे बात करी नो की, दूसरी ये भी एक रेजिलियंस का लेसन है रेजिलियंस जो डेवलप वो करने सीख रहे की। हैं। तो वो एकेडमी पे तो हम हर दिन करते हैं कि लोगों को गिव अप नहीं करना सिखाते हैं। हर एक फाइट में, हर एक प्रैक्टिस सेशन में, जहाँ पे बच्चे थोड़ी थोड़ी देर पे बैठ जाते थे, वही वो अब तो कुछ भी हो जाए उन्हें बैठना ही नहीं है, तो वो उतना नेवर गिव अप एटीट्यूड आ जाता है। थर्ड चीज़ जो इन बच्चों के साथ आती है, वो आती है ना, आजकल बच्चे स्पेशली विद, अब इनका एक्सपोजर पूरी दुनिया का एक्सपोजर है, विद इंटरनेट बच्चों के Yes, पास है, yes. पूरी दुनिया का एक्सपोजर है। सो इनके ना बड़ी ज़्यादा लाइक्स और डिसलाइक्स डेवलप होती रहती हैं। और जैसा कि सर ने बोला कि वो हमारी आदतें वो बनती चली जाती हैं। तो मैं बच्चों से बात करता हूँ, जैसे तुम्हें अरे सर मुझे ना शोर नहीं पसंद है, तो फिर मैं ना उनको एग्जांपल देता हूँ कि ये बड़े अंकल देख रहे हो, ये ट्रेनिंग करने आते हैं। मैंने कहा इनको ना ऑफिस में भी कोई ज़ोर से बोल देता है, ये रोने लग जाते हैं। बोले अच्छा, तो बोले आप मुझे क्यों बता रहे हैं। मैंने कहा ये भी बचपन में ना इनको शोर नहीं पसंद था। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। अब वो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको आज जरा सा शोर नहीं पसंद है, आपने 10 बार किसी और को बोला मुझे शोर नहीं पसंद है, तो आपको वो अपने को भी प्रूव करना है कि मुझे शोर नहीं पसंद है। तो कल को थोड़ा सा और शोर हुआ तो आपने रूम बंद कर लिया अपना, फिर थोड़ा सा और शोर बना तो आपने वो शहर ही छोड़ दिया, आपने वो ऑफिस ही छोड़ दिया। तो वो इतना ज़्यादा आपकी वो हैबिट का पार्ट हो गया कि फिर आपका कैरेक्टर का पार्ट हो गया कि आपने उस लाइक से अपने आप को एसोसिएट करना शुरू कर दिया। बाय द वे वो सिर्फ डिसलाइक नहीं है, वो लाइक भी है कि मुझे यही पसंद है, ये पसंद है, इसका मतलब दूसरी उसका अपोजिट चीज़ नहीं पसंद है। सो लाइक्स और डिसलाइक्स ब्रेक करना भी मुझे लगता है कि एज अ कोच मेरा काम है बच्चों के साथ। बल्कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी, बड़ों को ब्रेक करने में बड़ा टाइम लग जाता है, बड़ों को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। बच्चे तो चेंज हो जाते हैं फटाफट, एडाप्टेबल होते हैं। हाँ अडेप्टेबल होते हैं। तो बच्चों को लाइक्स डिसलाइक्स समझ में आ जाती हैं और वो अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं। बड़े तो सर मैं आपको क्या बताऊँ, हाँ, बड़ों के साथ बहुत बिल्कुल। टाइम लगता बहुत है, मुश्किल है, कई लेकिन- साल लग जाते हैं, वो हैबिट ब्रेक नहीं Exactly. करते अपनी। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो रूट्स हैं हमारी, जो हमारे ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स हैं, उन ईयर्स के अंदर अगर हमने राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन, राइट काइंड ऑफ मेंटरशिप अगर उन बच्चों को दी है, तो फिर उसके रिजल्ट्स जो है वो एक बेटर एडल्ट, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक ओवरऑल स्टेबल एंड बैलेंस्ड पर्सनालिटी जो है वो हमको देखने को मिलती है, जो सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ कंट्रीब्यूशन करते हैं। जो डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी के बच्चे जो हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी रूट्स में वो ट्रॉमास, वो नो वाले फैक्टर्स, वो बैरियर्स, वो उनकी मेंटल स्टेट जो उस समय संभाली नहीं गई, या वो उनके एंगर इश्यूज, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं एक ऐसे इंसान के बैकग्राउंड में जो आज डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और
कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो हैं, जो भी फाइटिंग स्पोर्ट्स हैं, वो आई थिंक बड़ा यूनिक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो आपको पेन हैंडलिंग सिखाते हैं। यस, सारे स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन वगैरह सिखाते हैं, लेकिन मोस्टली आप सारे स्पोर्ट्स में आप अपने से लड़ रहे होते हो। आप बैडमिंटन खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, ऑसम, लेकिन वहाँ पे कोई आपको मार नहीं रहा है। यहाँ कॉम्बैट स्पोर्ट में सामने वाला आपको मार भी रहा है, तो वो ना आपको पेन हैंडलिंग, कोई आपके पास आ रहा है तो उससे अनकंफर्टेबल नहीं होना। आई थिंक वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स एक बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव प्ले करते हैं बच्चों और एडल्ट दोनों के लिए ही, कि पेन से ना बहुत ज़्यादा एसोसिएशन अपने आप को ब्रेक करना, कि पेन होते ही, डिस्कम्फर्ट होते ही ब्रेक डाउन नहीं हो जाना। तो वहाँ पे मुझे लगता है कॉम्बैट स्पोर्ट्स बड़ा यूनिक रोल प्ले करते हैं। सारे स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स आपको जो फ्लेवर दे सकते हैं वो मुश्किल है किसी और से मिलना। और पेन हैंडलिंग, रेजिलियंस, गिव अप नहीं करना तो सारे स्पोर्ट्स सिखाते हैं, लेकिन जो पेन हैंडलिंग है, मतलब हम उस 2 घंटे की क्लास में इतनी मार खा लेते हैं कि बाहर कोई क्या ही परेशान करेगा हमको। तो वो चीज़ राइट। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ हमारी ऑडियंस के साथ। मैं एक अंडर प्रिविलेज बच्चों के स्कूल में एक साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर एक सेशन करने के लिए गई थी। तो वहाँ पर जब वो सेशन हम कर रहे थे तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप 8 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे वहाँ थे। जब हमने उनसे ये सारे चैलेंजेस और उनकी मिस्टेक्स जो वो अननोइंगली कर देते हैं इस इंटरनेट के वर्ल्ड में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी, तो सेशन के बाद मुझे एक टीचर ने आकर एक स्पेसिफिक चाइल्ड के बारे में, एक लड़की के बारे में मुझे बोला कि आप इस लड़की से ज़रूर सेपरेटली डिस्कशन कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स उसकी पर्सनैलिटी के उन्होंने मुझसे शेयर करे। मुझे लगा ठीक है, मैं बात करती हूँ। और उस लड़की के जो फादर हैं वो एक गार्डनर है उसी स्कूल में, और जो मदर है वो एक आया है उसी स्कूल में। अब ये उनकी बच्ची है। जब मैंने उस बच्ची को बुलाया और मैंने कहा चलो हम एक वॉक करके आते हैं, हम एक वॉक करने के लिए गए। 10 मिनट के करीब हमने एक डिस्कशन किया। उस 10 मिनट के अंदर उस बच्ची ने मुझसे जो चीज़ें शेयर करी, उन चीज़ों ने मुझे एक्चुअली, मैं आज तक उस लड़की के साथ बांध के रखा है। वो 11th क्लास की स्टूडेंट, उसने सबसे पहले मुझे ये बताया कि अगर मेरे पेरेंट्स एक ऐसे बैकग्राउंड के साथ हैं तो क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या मेरे को अपनी एस्पिरेशंस और मेरी अपनी पर्सनालिटी को बनाने का या जीने का कोई अधिकार नहीं है? इस बात का आंसर बहुत मुश्किल था उस बच्चे को समझाना, पहली बात। दूसरा, जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो, तो उसका आंसर था कि मैं एरोप्लेन में उड़ना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहती हो? देन शी सेड कि एयर होस्टेस बन जाऊंगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है। अब उसका एयर होस्टेस बनना क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज़ में उड़ना चाहती है। इस बात में बहुत कुछ था मेरे लिए समझने के लिए कि वो लड़की उड़ना चाहती है, एक उड़ान का सपना। और सोसाइटी क्या कर रही है? क्योंकि ये माली की बेटी है, एक आया की बेटी है, इसको ये अपनी फ़ोटोग्राफ्स जो है वो सुंदर सुंदर फ़ोटोग्राफ्स डालती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर पे एक क्वेश्चन आ रहा था। वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जिसको तोड़ा जा रहा था। जब ये सारी चीज़ें हुई और ओवरऑल टाइम के साथ साथ वो बच्ची आज भी मुझसे जुड़ी हुई है। 12th क्लास जब उस लड़की ने करी, जानते हैं उसके ऊपर सबसे पहला प्रेशर किस बात का था? 12वीं हो गई, शादी कराओ और इसको हटाओ यहाँ से। उसके पेरेंट्स को वहाँ पर रहने की इजाज़त तब मिलेगी जब वो उस लड़की की शादी करा देंगे। ये उनके गांव के कुछ नॉर्म्स थे। मुझे जब फ़ोन आया उस लड़की का और वो रोए जा रही थी इस बात को लेकर कि मैम आप प्लीज़ मेरे पेरेंट्स से बात कीजिए, मेरी 12th क्लियर हो गई है, इस बात की मुझे खुशी नहीं है क्योंकि मेरी शादी का प्रेशर मेरे ऊपर आ चुका है, उस बात का दुख मुझे ज़्यादा है। मैं जीना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। उसको हमेशा इस बात का ट्रॉमा रहा कि मेरे पेरेंट्स को बहुत नीची निगाह से देखा जाता है और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जहाँ पर, अभी वो एक क्वार्टर में रहते हैं जो कि उस स्कूल की तरफ से उनको दिया गया है। वो कहती है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जहाँ हम ऐसे घर में रहें जो हमारा हो। उस बच्चे के अंदर जो सपने थे, जो ख्वाहिशें थी, जो इच्छाएं थी, वो किसी भी तरीके से ऐसी नहीं थी जो मैं ये कहूँ कि इस बच्चे की डायरेक्शन ख़राब है, लेकिन उसे समझा नहीं जा रहा था। मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी और उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप इसकी एजुकेशन को मत रोकिए, इसको पढ़ने दीजिए।
आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मैं कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स को वो कन्विंस कर पाई, जिसके बेसिस पर आज वो अपना आई थिंक सेकेंड ईयर में आ जाएगी, जो भी वो पढ़ रही है। बहुत बड़ा बदलाव, कभी कभार कहते हैं ना कि हम अगर नहीं भी ला सकते तो भी जो छोटा सा भी पॉसिबिलिटी हमारे पास है किसी की लाइफ को एक पॉजिटिव टर्न देने का, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का, एक ऐसा एनवायरनमेंट देने का जो कि वो चाह रहा है, तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसा बच्चा जो आने वाले समय में अगर उसको सही तरीके का सपोर्ट मिले, सही तरीके की गाइडेंस मिले, सही तरीके की स्पेस मिले, वो बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जो शायद हमने नहीं सोचा होगा। हम क्यों सीमाओं में उन लड़कियों को बांध देते हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत सपनों के साथ जीना चाहती हैं। कहीं तो सुनिए, मेरा ये मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है, सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आकर एक लड़की होने की डेफिनेशन तैयार मत कीजिए। हर बच्चा एक यूनिक पर्सनालिटी है, हर बच्चे के अंदर एक यूनिक ब्लेसिंग है, यूनिक गिफ्ट्स है। उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उन बच्चों को हेल्प कीजिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, खुलकर जीने के लिए रास्ता दीजिए। जो बात आपने एज एग्जाम्पल कोट की है, मैं आपसे ये बात, आप भी समझते हैं कि हज़ारों लाखों बच्चे आजकल इस दौर में से गुज़र रहे हैं। कोई एक आध पर आपकी नज़र पड़ गई, कोई एकेडमी में चले गए, या कहीं पर कोई ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो गया जो पॉजिटिव खुद भी है और उनको भी आगे तक ले जाना चाहता है, तो ये सिर्फ एक लक की बात है। अदरवाइज it is very difficult in all the circumstances to find out your own way। यूँ माने कि भाई एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हर एक व्यक्ति को अपने कैरियर के लिए इसी तरीके की दिक्कतें आती हैं। फ़र्क ये है, कुछ लोग कह पाते हैं, कुछ नहीं कह पाते। लेकिन हम और आप जिस बात को लेके बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि आप ये मान के चलें कि हर एक को अपने मनपसंद कैरियर को चूज़ करने के लिए बहुत मुश्किल आती है, लेकिन ये उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो उसको कितना परसू कर सकता है और कितना आगे बढ़ सकता है। इस बार टीवी पे एक ललन टॉप नाम से प्रोग्राम आता है, जिसमें एक लेडी जो कि पायलट कैप्टन के तौर पर काम कर रही है, उसका इंटरव्यू था। और जब आप बात कर रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि भाई उसने भी तो अपने जीवन के बारे में यही कुछ बताया। फ़र्क सिर्फ ये था कि उसके पेरेंट्स दोनों एजुकेटेड थे, वो अकेली बच्ची थी, लेकिन शी परसूड हर कैरियर इन सच ए मैनर कि अल्टीमेटली एक वेल एस्टेब्लिश्ड कैप्टन के रूप में वो सामने आई। सो मैं समझता हूँ शिखर जी, हर एक व्यक्ति, हम और आप या मेरे रेडियो का स्टाफ, अपने कैरियर के लिए जब तक आप अपने आप को अपने से बियॉन्ड सोच के नहीं ले जाते, और जब मैं कहता हूँ अपने से बियॉन्ड सोचना, दैट मीन एट टाइम्स योर पेरेंट्स आर स्टम्बलिंग स्टॉक इन द वे, एट टाइम्स सोसाइटी होती है, एट टाइम्स ये घर के हालात होते हैं। तो अंततः अगर आप इन सब में से गुज़रते हुए अपने सर को डूबने नहीं देते और तैराक के तौर पर आगे निकल जाते हो, तो अल्टीमेटली आपको लाइफ में सक्सेस भी मिलती है और आप किनारे भी लग जाते हो। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अंतिम मैसेज के तौर पर आप इन बच्चों और ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहें? पेरेंट्स के लिए तो मेरा मैसेज है कि बच्चों को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सिर्फ अच्छा इन्वायरमेंट देने की है।
बच्चे हमारा ज्ञान जो हम उनको देना चाहते हैं वो उतना उनको समझ में नहीं आता है। वो जो देखते हैं वो उनको समझ में आता है। अगर आप घर पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो बच्चों को वो समझ में आएगा। राइट। अगर आप अपने पेरेंट्स पे अपने पार्टनर पे चिल्ला रहे हैं तो बच्चों को वो समझ में आएगा कि ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। तो बच्चों को हम वी हैव टू लीड एज एग्जाम्पल, ना कि उनसे बताना है कि ये तुम्हें करना है या नहीं करना है। वो जो देख रहे हैं वो करेंगे। सो पेरेंट्स के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना, इट इज़ जैसे कि एक पेड़ होता है, आपको शुरू में बस उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना होता है। उसके बाद आप उसको कुछ उसमें करते नहीं हो कि ये पेड़ बड़ा होगा, वो अपने आप ही बड़ा होता है। तो बच्चे भी वैसे ही अपने आप ही बड़े होंगे। बस आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना है कि घर में पीसफुल एटमॉस्फेयर हो। बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो नो नहीं बोलना है, उनको प्लस माइनस बताना है और उनको अपना डिसीजन लेने का एक फ्रीडम देनी है। जी। अगर वो थोड़ी बहुत गलती भी कर रहे हैं तो उनको सुपरवाइज़ करो, लेकिन उनको वो बढ़ने दो, आगे स्टेप लेने दो। और दूसरा, हाथ नहीं उठाना है बच्चों के ऊपर कभी। सो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि पेरेंट्स ने मारा। अब मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, तो वो ना अपनी बेटी को मारता था। तो मैंने उसको कई बार बोला कि भाई हाथ नहीं उठाया कर, लेकिन नहीं सुन रहा है। कुछ भी हुआ तो पिटाई शुरू। अब एक दिन क्या हुआ, हमारे सामने की बात है, उसने मारा तो बेटी बोली नहीं मैं यही करूँगी। आप मारोगे ही ना, इससे ज़्यादा क्या कर लोगे। अब फिर वो एंड ऑफ डिस्कशन हो गया। अब क्या करोगे उससे ज़्यादा, तो रिटेलिएशन। हाँ, फिर वो आपकी सारी पावर ख़त्म हो गई। जिस दिन बच्चे ने आपसे बोला कि क्या करोगे, मारोगे, अगर गलती से बच्चे ने आपके ऊपर भी हाथ उठा दिया तो फिर हो गया, फिर आपकी पेरेंटिंग भी गई और आपका बच्चा भी गया। सो बच्चे, फॉर पेरेंट्स प्लीज़ स्टॉप सेइंग नो, एंड हाथ तो कभी उठाना ही नहीं है बच्चों के ऊपर। इट इज़ एन एब्सोल्यूट नो। एंड बच्चों के लिए मेरा मैसेज, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो हमने पेन और सफरिंग वाली बात करी कि प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लाइफ में। आप एक इमेजिन करो, अगर आपने कभी ट्रेनिंग करी है तो आपके लिए इमेजिन करना इजी होगा। नहीं तो आपने रेसलिंग देखी होगी, बॉक्सिंग देखी होगी, कि उसमें भी चोटें लग रही हैं बट लोगों को मज़ा आ रहा है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं, उनको बाद में मेडल मिल रहा है तो हंस रहे हैं। जो हार रहा है वो भी दूसरे को गले मिल रहा है जाके। उतना ही अगर आपका कोई स्कूल में कोई आपको उतने उससे हाफ भी पुश कर देगा तो आपको बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है लाइफ में। सो वो आपका डिसीजन है कि आप किस पेन से आप उसको अपने लिए सफरिंग क्रिएट कर रहे हो। सो एक स्टूडेंट है हमारी, उसके लिए बहुत बड़ी सफरिंग है कि घर में भाई को अलाउड है चीज़ें, उसको नहीं अलाउड है। अब फिर जब हमने बात करी, मैंने कहा तो ये तो पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग है ना, कि वो तुम्हें कुछ चीज़ें मना कर रहे हैं, कुछ उसको नहीं मना कर रहे हैं। अब तुम अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, तुम्हारी चॉइस है। तो एक बार, दो बार, तीन बार ये कन्वर्सेशन हुआ तो अब कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज हुआ है कि नहीं ठीक है, मजाक में पेरेंट्स को भी बोल देना है कि हाँ 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 आप उसी को करते रहो। तो अब किस चीज़ को सफ़र करना है नहीं करना है तो वो बच्चों की चॉइस है। तो एंड लास्ट रिक्वेस्ट फॉर पेरेंट्स, पुट योर किड्स इन समथिंग हार्ड। लाइफ में कुछ ना हार्ड चीज़ें देखने दीजिए आप। पुट देम इन सम कॉम्बैट क्लासेस, पुट देम इन समथिंग विच, जहाँ पे दर्द भी हो, जहाँ पे मेंटल ब्रेकडाउन भी हो। ऐसा कोच ढूंढिए जो ना बच्चों की ईगो तोड़े और आपकी भी ईगो तोड़े, कि हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होनी, दूसरे हिसाब से भी होनी है। तो वो पेन हैंडलिंग, इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, वो हैंडलिंग आनी बड़ी ज़रूरी है और वो आज की लाइफ में कम है। एक पॉइंट मैम ने टच किया था, साइबर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी। सो साइबर सेफ्टी पे तो अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन बच्चों को वो स्पेस दीजिए कि आप हर चीज़ पे उनको डांट नहीं रहे हो, कि अगर उनसे कुछ गड़बड़ हो गई है तो वो आपको आके बात कर सकें आपसे। उनको ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए ना कि मेरे मुंह से निकला और तुरंत इधर तो पिटाई शुरू हो गई, या तो डांटना शुरू हो गया या मारना शुरू हो गया। सो उनको इतना फ्रीडम दीजिए और उनको समझाइए कि कुछ गड़बड़ हो सकता है तो हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरों के साथ ही होता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए कि बच्चे आपसे बात करें। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए कि वो आपको देखें कि मेरे पेरेंट्स अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से, फैमिली से। सो वो आपसे भी खुल के बात कर सकें। नहीं तो कई जगह मैंने ऐसे देखा है, मैं लोगों के घरों में जाता हूँ कि आजकल बच्चे ही उल्टा चिल्ला रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने शायद अपने पेरेंट्स को देखा होगा, या फिर इतने ज़्यादा नो सुन लिए उन्होंने कि वो उनका ब्रेकडाउन पॉइंट आ चुका है कि वो कुछ सुनने को उनको बचा ही नहीं है। तो वो रिलेशन बड़ी ख़राब हो जाती है। सो और कुछ हमारे ऐसे हैं कि जहाँ बच्चे और पेरेंट्स साथ में आते हैं ट्रेनिंग करने,
वो बड़ा अच्छा है। अगर आप अपने बच्चों के साथ Yes. कुछ सीखने जा सकते हो, सो क्योंकि ये फिर आप साथ में चीज़ें देखोगे, साथ में पेन देखोगे, सो अगर आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो लाइफ में तो वो बड़ा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। गो एंड ट्रेन विद योर किड प्लीज, दैट विल हेल्प। So let's hear a few messages from your side. यस सर। तो एक मैसेज जो मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ, स्पेशली इन द पॉइंट ऑफ साइबर सेफ्टी, इस सोशल मीडिया के वर्ल्ड में, जहाँ पर मैंने ये नोटिस किया अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, बच्चों को ये लगता है कि हमने एक दरवाज़ा बंद किया और उस दरवाजे को बंद करने के बाद हम उस इंटरनेट के वर्ल्ड में बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका किसी को मालूम नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो दरवाज़ा जो फिज़िकल उन्होंने बंद किया और उस इंटरनेट के वर्ल्ड में जहाँ वो गए हैं, वो एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड में ओपन है इस समय। वो किसी भी तरीके से कुछ भी हिडन नहीं है। कुछ भी जो आपने लिखा है वो डिलीट एक्चुअली में डिलीट नहीं होता। वो एक गैजेट से डिलीट हो सकता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट से डिलीट हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड के रूप में रहती हैं। तो अपनी सेफ्टी, अपना सही, अपना गलत, सबसे पहले वो बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं ये समझना सीखे। और जैसे शिखर सर ने भी कहा कि बच्चे हैं, नादान हैं, कई तरह की गलतियाँ उनसे हो सकती हैं। तो ये एक मैसेज पेरेंट्स के लिए है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ आज की डेट में, जो AI का वर्ल्ड है, एक डिफरेंट एरा है जहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं चीज़ों के होने की, वहाँ पर आप एक सिंपल चीज़ प्रैक्टिस कीजिए और वो है माफ़ करना और समझना। गलतियों पर समझाया जाना एक राइट अप्रोच है। पनिशमेंट किसी भी चीज़ का हल नहीं है। सो ये साइबर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक ज़रूर सुझाव है। और सेकेंडली, फॉर एवरीबडी इन दिस नॉर्मल वर्ल्ड, सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है। मैं ये हमेशा ये बोलती हूँ, कंपैरिजन किसी से भी मत कीजिए, ना अपना ना अपने बच्चे का, एज ग्रुप चाहे कोई भी हो। बिकमिंग अ बेटर वर्जन फॉर आवर ओन सेल्फ इज़ अ राइट वे टू ग्रो इन लाइफ। हमारा अपने आप हर रोज़ बेहतर होना, अपनी गलतियों से सीख कर, समझ कर एक सही व्यक्तित्व को बढ़ाना, वही हमारा राइट अप्रोच होता है लाइफ के लिए। सिर्फ मार्क्स आने पे ही लड्डू नहीं बटने चाहिए। Yes. बच्चे कुछ भी छोटा छोटा करें तो सेलिब्रेट होना चाहिए। Yeah. नहीं तो सिर्फ ये होता है कि जब बच्चे के मार्क्स अच्छे आ गए, बस पूरे मोहल्ले में लड्डू बट गए। Yes. बाकी कुछ अच्छा किया तो कोई मतलब नहीं। शुड बी बैलेंस। तो साथियों, ये थी हमारी बातचीत, लेकिन ये बातचीत तब पूरी समझी जाएगी अगर हमें आपकी प्रतिक्रिया भी मिलेगी, और हम नेक्स्ट टाइम जब बैठें तो हमारे सामने बहुत से सुझाव, बहुत सी ऐसी बातें होनी चाहिए जो हमें यकीन दिलाएं कि जो कुछ हमने बोला है उस पर आपका भी चिंतन रहा है, और उसी चिंतन की प्रतिक्रिया के रूप में हमें ये आपके मैसेजेस, आपके व्हाट्सएप, जो भी जिस भी ढंग से आप अपनी बात को हमारे तक पहुंचाना चाहें वो पहुंचाएं। हमें इंतज़ार रहेगा, और अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइम हम उन बातों को भी अपने साथ लेके आएंगे कि भाई आपने इनको सुना, और अब हम उनके ये सुझाव और ले रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज यहीं विराम करते हैं, और फिर किसी नई टॉपिक के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।